डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कही गई है कि चंपारण सत्याग्रह केवल निरहलों किसानों की एक लड़ाई नहीं थी। यह ग्रामीण परिवेश की यानी कि ग्रामीण भारत जिसको हम असली भारत कहते हैं, उसकी सत्य और अहिंसा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ पहली जीत और पहली जागरण के रूप में कहते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जिनको पूरा विश्व जानता है, देश रत्न के नाम से जाने जाने वाले, अजात शत्रु के नाम से जाने जाने वाले, जिनका कोई शत्रु नहीं है। आप इस कोट का इस्तेमाल अपने मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत में कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह, और हमारे इस इंडिपेंडेंट वीक सीरीज में आज मैंने आप लोग को पढ़ाना है चंपारण सत्याग्रह एंड बिहार, और उससे रिलेटेड क्या इसका इंपैक्ट पड़ा, और पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का भारत की धरती पर, या फिर यूं कहा जाए एक ऐसा विद्रोह, एक ऐसा जागरण, एक ऐसा दौर जिस दौर ने हमेशा के लिए भारत के परिवेश को बदल के रख दिया। ये ऐसी लड़ाई थी जिस लड़ाई ने जो 1917 में शुरू हुई और इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि इससे ठीक लगभग लगभग 30 साल बाद हमारा देश 1947 में आजाद हो जाता है। आप लोग के लिए बड़ी खूबसूरत सा गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, अभी मैंने इसको ओपन अप नहीं किया है। दैट वाज बेसिकली द हिंदू का आजादी के दिन का पहला अखबार। ये फ्रीडम डिलीवरी है। ये बेसिकली आपको मतलब कि देख सकते हैं आप कि ये फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसको मैंने अभी तक अनलॉक नहीं किया है। बड़ा प्यारा न्यूज़पेपर है। अभी अनलॉक करूंगा आपको जल्दी 15 अगस्त के दिन, कि इसीलिए मैंने इसको लेकर के रखा है कि इसको मैंने अनलॉक अभी तक नहीं किया है। इसको मैं खोलूंगा और इसमें जो है इस मतलब समझिए कि इस आजादी की लड़ाई की पूरी कहानी जो है यहाँ पे हमको बयां होती हुई नजर आती है। तो आइए एक खूबसूरत से सफर में हम लोग चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह, अ डॉन ऑफ सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट इन इंडिया 1917। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत भले ही हम लोग चंपारण सत्याग्रह से करते हैं, बट मोस्टली अगर हम बात करें चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है बंगाल से होती है 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान। एक्चुअली में इसका रूट जो है 18th सेंचुरी, और साथ साथ हम अगर बात करें तो जो 19th सेंचुरी है यहां से हमें देखने को नजर आता है। जब हमको नजर आता है कि ब्रिटिश जो है इंटरनेशनल मार्केट में इंडिगो की डिमांड जो है बढ़ रही थी, ठीक है। और इस इंडिगो की डिमांड के बढ़ने के कारण जो ब्रिटिशर्स हैं, उन ब्रिटिशर्स, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, उन्होंने बंगाल के जगह पे अपना जो है इंडिगो रूल करने के लिए, मतलब इंडिगो को ग्रो करने के लिए, कहां पर, तो बंगाल के जगह पे इंडिगो को ग्रो करने के लिए उन्होंने ये सारी पद्धति जो है ये इन्होंने शुरू किया। और अल्टीमेटली हम अगर बात करते हैं कि इंडिगो को ग्रो करना, ये इन्होंने बंगाल के क्षेत्र से शुरू किया। और ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल में हुआ क्या कि आफ्टर अमेरिकन वॉर, क्योंकि एक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इस दौर में चल रहा था, यानी कि अमेरिका भी ब्रिटिश की हुकूमत के अंतर्गत था। तो आफ्टर अमेरिकन वॉर, यानी कि अमेरिकन वॉर के बाद होता क्या है कि खासकर ये जो आपके, क्योंकि अमेरिका में मोस्टली इन लोगों का कैश क्रॉप का सारा काम होता था, लेकिन अब हुआ क्या कि अमेरिका जब आजाद हो जाता है तो उस आजाद होने के कारण इनका सारा फोकस जो है भारत पे रहता है, जो कि जन्म देता है बंगाल में इंडिगो रिवॉल्ट का, जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा या जरूर पढ़ा होगा। वही ऐतिहासिक इंडिगो रिवॉल्ट जिस पे आपकी नील दर्पण किताब लिखी गई है दीनबंधु मित्र के द्वारा, जहां पे बेसिकली प्लांटर्स जो हैं वो बेसिकली अब इस विद्रोह के बाद उनको उनका रास्ता बंगाल में बंद हो गया। तो जब उनका रास्ता बंगाल में बंद हो गया तो उनके पास एक ऑप्शन था, और वो ऑप्शन वो क्या था, तो बिहार। तो जब हर जगह से कोई चीज रिजेक्ट हो जाती है तो अपने बिहार में तब भी चीजें आया करती थी। तो अंग्रेज लोग बिहार में आते हैं। बेतिया, बिहार में बेतिया राजघराना, जो बेतिया राजघराना के जमींदार थे, उनके साथ सट्टा बट्टी करते हैं, बातचीत बातचीत करते हैं, और बोलते हैं कि भाई तीन कठिया प्रणाली को इंट्रोडक्शन किया जाता है। और तीन कठिया प्रणाली मतलब होता क्या, तो देखिए बिहार में आज भी कट्ठा बिग्घा में जमीन बिकता है। तो एक बिग्घा में होता है 20 कट्ठा। तो जो एक बिघा में 20 कट्ठा होता है, इसके तहत 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी कंपलसरी कर दी गई। और ऑब्वियस सी बात है, बेतिया राज और रामनगर के राजा के साथ इन लोगों ने मिल करके इस लैंड को अंग्रेजों के लिए जो है आपके दे दिया। अब प्लांटर समझिए उस समय में दो टाइप के होते थे। एक प्लांटर जिनको हम लोग कहते थे जरैत, आप लोग पढ़ते होगा, एक प्लांटर जिनको हम कहते थे जरैत, और दूसरा हमारा होता था असमीवार। दूसरा हमारा क्या होता था, तो असमीवार प्लांटर। अब जरैत क्या होता था, तो जरैत में क्या होता था कि डायरेक्टली कल्टीवेशन थ्रू द फैक्ट्री लेबर्स, मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जो है फैक्ट्री लेबर्स होते थे, इन फैक्ट्री लेबर्स के थ्रू जो है ये डायरेक्टली जो है हम कह सकते हैं कि क्या करते थे, तो फैक्ट्री लेबर्स के थ्रू डायरेक्टली जो है
यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नील की खेती कराते थे। और 80वीं बार में क्या होता था कि ये जो है बेसिकली जो प्लांट जो आपके किसान होते थे, वो किसान करते क्या थे कि जो इनका खुद का अपना लैंड है, उस लैंड पे आपको कंपल्सरी होता था 3/20 के हिस्से में खेती करना, या इस 2 तरीके से ये लोग खेती जो है करवाते। 3 कठिया तो अलग था, मतलब इसको कंपल्सरी जो है पूरा का पूरा खेत में ये लोग करवाते थे। शुरुआत में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। देखिए 1860 में हम 1817 में आएँगे। शुरुआत में 1860 के दशक में ऑब्वियस सी बात है बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। और मोस्टली अगर हम बात करें तो महाशय सिंह एक नाम है, इस नाम को याद रखिएगा, जिनका नाम क्या है? महाशय सिंह। महाशय सिंह ने, क्योंकि उस वो दौर ऐसा था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चीजों को रिजॉल्व करने का दौर था, मॉडरेट्स का दौर था, मॉडरेट्स पनप रहे थे धीरे धीरे। तो ये जो नरमपंथी है, ये इनमें से एक नेता थे जिनका नाम है महाशय सिंह। महाशय सिंह ने पिटीशन लिखा, किसको? तो वहां के डीएम को पिटीशन लिखा, बट ये पिटीशन जो है रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1860 में महाशय सिंह के द्वारा एक पिटीशन लिखा गया, और ये पिटीशन जो है रिजेक्ट हो जाती है। अब एक्चुअल में असली समस्या कब शुरू होती है? 1900 में। 90s में क्योंकि इंट्रोडक्शन हो जाता है जर्मन सिंथेटिक सिंथेटिक कलर का। अब इंडिगो से करते क्या थे ये लोग? तो कलर का काम करते थे, ऑब्वियस सी बात है। तो जर्मन सिंथेटिक कलर जब 1900 के दौर में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो अचानक से अंग्रेज लोग का जो इंडिगो का इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। और जब वो इंटरनेशनल डिमांड कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है, तो अल्टीमेटली होता क्या है उसके प्रति? अब अंग्रेज तो अंग्रेज है, वो तो भाई नुकसान सहेगा नहीं। तो अंग्रेज क्या करता है कि ये जो सिस्टम है, ये भारतीयों को बोलता है तुमको छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन तुम हमको पैसा दो और हम तुमको छोड़ेंगे। और एक्स्ट्रा टैक्सेस, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब अंग्रेज को पैसा चाहिए, उसका दारू पानी, हवा पानी, सिगरेट दारू, जो भी उसका अयासी है उसको करने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा? तो इसका डिमांड हो नहीं रहा है। तो अमानवीय बहुत सारे, लगभग लगभग 52 प्रकार के अमानवीय कर, जो कि गांधी जी एंड चंपारण एक किताब है, गांधी जी एंड चंपारण एक किताब है जो कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, उसके अकॉर्डिंग 52 प्लस अमानवीय कर थे। मतलब आप समझ लीजिए कि मरुआना मतलब मरवन कर, मतलब शादी करा रहे उसके लिए टैक्स दीजिए, कोल्हुआना कर, कोल्हू का बैल रखे उसके लिए टैक्स दीजिए, पैना खर्चा इरिगेशन के लिए टैक्स दीजिए, समझ रहे हैं? आप विधवा का शादी करवा रहे हैं उसके लिए आपको टैक्स दीजिए। पूरे देश में विडो रीमैरेज एक्ट आ चुका है, लेकिन आप शादी करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको टैक्स दीजिए। हथिया टैक्स, अब हाथी रख रहे हैं उस पर टैक्स दीजिए। घोरुआना टैक्स, आप घोड़ा रख रहे हैं उसमें टैक्स लिखिए, ठीक है? अम्बी कट्ठा, मतलब अब आप फ्रूट का पेड़ लगाए हुए हैं उस पे टैक्स दीजिए। तो इस प्रकार के टोटल 52 प्लस अमानवीय कर थे, जिसके कारण ये लोग काफी ज्यादा परेशान थे। और लगभग लगभग मान के चलिए कि अचानक से जो शुरू हुआ, ये 76 यूरोपियन प्लांटर्स इस समय तक बिहार में 1900 से 1910 के समय तक पूरे बिहार में अपना आ चुके थे। अब इसका पहला जो बिगुल है ये हमको कब देखने को नजर आता है? तो 1907 से लेकर के 1909 में पहला विद्रोह हमको चंपारण में नजर आता है, जो कि किसके लीडरशिप में? तो शेख गुलाब और सितब राय, याद रखिएगा। शेख गुलाब, इस नाम को याद रखिएगा, शेख गुलाब एंड सितब राय जो हैं, इनके नेतृत्व में हमको पहला विद्रोह जो है देखने को नजर आता है। और अल्टीमेटली 1911 में इस विद्रोह को वापस एक आग देते हैं, जिनका नाम क्या है? तो बाबू लंगराज सिंह। तो बाबू लंगराज सिंह जो है ये बेसिकली क्या करते हैं? तो इनका जो है इस विद्रोह में एक देते हैं। अब होता क्या है कि इस विद्रोह के बाद अंग्रेज लोग इसका दमन करते हैं, 200 को लगभग लगभग अरेस्ट कर लिया जाता है। और जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 19 लोगों को जेल, और लगभग लगभग अगर हम बात करते हैं तो इन सब के ऊपर तकरीबन तकरीबन उस समय में 30,000 रुपए का फाइन जो है लगा दिया जाता है। 30,000 रुपए उस समय में बहुत जो भारी रकम होता है, लेकिन 30,000 का फाइन जो है इनके समय पे लगा दिया जाता है। इसी बीच में WR गोरले एक अंग्रेज आदमी था, ये बढ़िया आदमी था, मतलब अंग्रेज में भी कुछ कुछ बढ़िया आदमी था। WR गोरले जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिस रिपोर्ट में बताते हैं कि भाई अंग्रेजी हुकूमत, देखिए समस्या क्या है, पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत है, ये देहात है, तो नहीं होता है जैसे आज भी, जैसे मान के चलिए जो अधिकारी है, अधिकारी जो आपसे घूस लेता है, तो घूस किसी संविधान में है? नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार का अमानवीय कर है, ऐसा जिसका संविधान में उस समय का जो भी नियम कानून उसमें कोई जिक्र नहीं था। तो WR गुरले जो है इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, हालांकि इसके रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसके रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, दबा, ऑब्वियस सी बात है आज भी अगर डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको भी पता है कि कोई भी जो रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट को कैसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी बीच में एक लीडर थे जिनका नाम था ब्रज किशोर प्रसाद, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ब्रजकिशोर प्रसाद के बारे में आपको बताते चलें, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के ससुर जी थे। ब्रजकिशोर प्रसाद बहुत अच्छे वकील थे। इन्होंने एक डिमांड किया, पिटीशन दायर किया। डिमांड किया क्या? तो इंक्वायरी का डिमांड किया। अच्छा, ब्रजकिशोर प्रसाद को कहा गया है सोल ऑफ चंपारण, किसके द्वारा?
तो महात्मा गांधी के द्वारा ब्रज किशोर प्रसाद को क्या कहा गया बाबू? तो सोल ऑफ चंपारण कहा गया है ब्रज किशोर प्रसाद को महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसी के बीच में आपको महेश्वर प्रसाद जो है बिहारी, एक अखबार चलता था उस समय में, एक अखबार था जिसका नाम था बिहारी। इस बिहारी अखबार में देखिए चुटपुट विद्रोह हो रहा था। महेश्वर प्रसाद जर्नलिस्ट है बिहारी अखबार के, तो महेश्वर प्रसाद जो है एक आर्टिकल भी छापते हैं कि भाई ये चंपारण में जो समस्या है, इस चंपारण की बड़ी घातक समस्या है। इनफैक्ट प्रताप जैसा अखबार, प्रताप एक अखबार था, प्रताप अखबार था जिसके लिए लिखा करते थे पीर मोहम्मद मुनिस, दुखी आत्मा, दुखी हृदय, छंद हृदय। प्रताप अखबार जैसे उस समय का बहुत नेशनलिस्ट अखबार था ये वैसे अखबार गणेश शंकर विद्यार्थी का, जो कि कानपुर से इसको ऑपरेट करते थे, और बिहार के जो इनके संपादक थे पीर मोहम्मद मुनि, जो कि इसमें दुखी हृदय, छंद हृदय, दुखी मन, इस टाइप के आर्टिकल को लिखते थे। हिंद केसरी नागपुर से बहुत सारे अखबारों में जो है ये इसके बारे में लिखा जाता था। तो ऑलरेडी जो है उस समय के जो कांग्रेस के लीडर्स थे या फिर जो कांग्रेस के टॉप क्लास लीडर्स थे, उनको इसके बारे में पता था। अब देखिए होता क्या है, एक शख्स है जिसका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। अब ये दमनकारी नीति कैसे है, तो ये आपको हम बता ही दिए कि जर्मनी में सिंथेटिक केमिकल वाला जो बात आपको बताए हैं, इसका जो प्राकृतिक नील की मांग और कीमतों में भारी गिरावट, और यूरोपियन ताकत जो है, तो भाई अब पैसा कहां से लेगा? तो पैसा तो इंडियन से ही लेगा। ये आपको मैंने बता दिया, आर्थिक शोषण, ये सब चीज आपको हम बता दी हैं। अब देखिए बगान मालिक की अवैध वसूली हो रहा था कि बहुत सारा लमसम डैमेज, इसके अलावा कार खरीदने पे हथियाना, घोड़िया टैक्स, पैन खर्चा, बहुत सारा एकदम समझिए कि अलग अलग फेस्टिवल त्योहार मना रहे हैं तो फगुनी बेतैया, मतलब होली मना रहे, होली पे टैक्स दीजिए, विवाह मृत्यु यानी कि सोशल टैक्स, तो ऐसे बहुत सारे टैक्स को जो है ये लोग दे रहे थे। अब राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल को इसके बारे में पता चला। राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा गांव के, 23 अगस्त 1875 में इनका जन्म हुआ था, और इनका डेरा जो था सितबरिया था। तो कई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सितबरिया का कि मुरली भरावा का। तो देखिए इनका डेरा जो था सितबरिया, जैसे अगर हम बात करते हैं तो मेरा जो पैतृक गांव है वो रूट मेरा पड़ता है सीतामढ़ी में, लेकिन बचपन में जन्म उम्र सब कुछ हुआ दरभंगा में। तो बेसिकली दरभंगा में, मतलब मेरा जन्म उम्र सारा कुछ सब कुछ दरभंगा में हुआ, पले भरे भी दरभंगा में है, लेकिन पैतृक गांव तो सीतामढ़ी पड़ा। तो कहने का मतलब ये है, तो वैसा ही मुरली भरावा इनका पैतृक गांव था, और सितबरिया क्या था इनका? तो डेरा था जहां पे ये लंबे समय से रह रहे थे। तो पीर मोहम्मद मुनिस के आर्टिकल में ये बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। तो ये बेसिकली पीर मोहम्मद मुनिस को बोले कि भाई हमको तुम बताओ कि भाई कुछ समस्या का समाधान दो। तो पीर मोहम्मद मुनिस बोले कि मेरे बॉस हैं जिनका नाम क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कहाँ रहते हैं? कानपुर में रहते हैं। तुम जाओ इनसे मिलो और ये तुमको जरूर कुछ अच्छा समाधान बताएंगे। तो 4 जनवरी 1915 को 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी से मुलाकात करते हैं, और गणेश शंकर विद्यार्थी अपने आर्टिकल में, क्योंकि प्रताप उस समय का पढ़ा जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रवादी अखबार था। देखिए अखबार दो तरीके का होता है, आज भी मीडिया आपको दो तरीके का नजर आएगा। एक मीडिया जो सरकार जो है उस सरकार का एकदम बोलेगा कि भाई भारत बुलंदी पे है। दूसरा मीडिया होगा जो सरकार की खामियों को गिनाएगा, और मीडिया का मतलब ही होता है कि खामियों को बताना। तो उस समय भी दो प्रकार का मीडिया था। तो ये जो आपके गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप अखबार था, ये बेसिकली सरकार की खामी यानी कि अंग्रेज सरकार के जो दमनकारी नीति उसके बारे में बताता था। तो चंपारण में अंधेरा, ये जो चंपारण में अंधेरा है, इस चंपारण में अंधेरा नाम से शीर्षक 4 जनवरी 1915 को ये छापते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ऑब्वियस सी बात है छापते, और इनको ये सजेस्ट करते गणेश शंकर विद्यार्थी कि तुम जाओ, एक गांधी जी हैं जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत क्राम क्राम करके आए, क्राम का मतलब बहुत अच्छा अफलातून क्रांतिकारी कार्य करके आए हैं, तुम उनसे मिलो, वो तुम्हारे मदद जरूर करेंगे। तो इन्हीं के सजेशन पे ये जाते हैं गांधी जी से मिलने। गांधी जी से बाबू जब मिलने जाते हैं तो गांधी जी एट ए टाइम आने से मना कर देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ठीक है हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम जरूर आएंगे। ठीक है, और जरूर आएंगे, लेकिन और ऑब्वियस सी बात है लखनऊ का सेशन होता है। तो लखनऊ का सेशन अमूमन अगर हम बात करते हैं तो दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक जाना जाता है मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का एक होना, और दूसरा लखनऊ पैक्ट, जिसके तहत जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है ये बेसिकली एक साथ आई थी। लेकिन हम बिहारियों के लिए राजकुमार शुक्ल का मिलना भी एक बहुत ऐतिहासिक घटना थी। यहाँ पे राजकुमार शुक्ल से गांधी जी की मुलाकात होती है। गांधी जी बोलते ठीक है अब हम आएंगे, लेकिन हमको थोड़ा रिसर्च करने दो। रिसर्च करने के बाद अल्टीमेटली गांधी जी पहली बार चंपारण सत्याग्रह पे 27 फरवरी 1917 को एक कुछ कमेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं, और यहाँ पे कंपेयर करते हैं फिजी के किसानों का। फिजी के उस समय में किसान बहुत बदहाली में थे, तो फिजी के किसान से कंपेयर करते हैं चंपारण के किसानों का। तो गांधी जी पहली बार चंपारण सत्याग्रह में जब रिसर्च किए, पता चला उनको, तो पता चला ये सब समस्या है, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अब गांधी जी का बिहार में कैसे आगमन होता है, आइए जरा उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी का चंपारण आगमन, ये भी ऐतिहासिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है। 3 अप्रैल 1917 को सबसे पहले, 3 ऑफ अप्रैल
1917 को गांधी जी कोलकाता पहुंचते हैं, यानी कि उस समय में का कलकत्ता। कलकत्ता में वो कहां पे रुकते हैं, तो कलकत्ता में आपको बताते चले भूपेंद्र नाथ बासु के घर रुकते हैं। कलकत्ता में कहां पे, तो भूपेंद्र नाथ बासु। तो भूपेंद्र नाथ जो बासु है इनके घर रुकते हैं, और यहीं पे राजकुमार शुक्ल को बुला लेते हैं, क्योंकि राजकुमार शुक्ल जो है, गांधी जी कभी बिहार इससे पहले आए नहीं थे, तो राजकुमार शुक्ल को एज कि भाई कहाँ चलना है, क्या चलना है, बता दीजिए। उसके बाद गांधी जी 10 अप्रैल को पहुंचते हैं पटना। एक्चुअल में गांधी जी के आने की खबर राजेंद्र प्रसाद को नहीं थी। तो बड़ा खूबसूरत इंसिडेंट है, समझिए। राजेंद्र प्रसाद को खबर नहीं थी, तो राजेंद्र प्रसाद थे नहीं वहां पे। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को लेकर के आए, कहां पे, तो राजेंद्र प्रसाद के घर। सोचे कि आप जाइए, यहाँ फ्रेश फ्रेश हो जाइए। तो लिटरली मेंशन है इसके बारे में, राजेंद्र प्रसाद बताते हैं गांधी जी एंड चंपारण सत्याग्रह किताब में, कि वो उनका नौकर था। नौकर को बेसिकली बताया गया कि गांधी जी फ्रेश फ्रेश होने दीजिए। अब नौकर गांधी जी को पहचाना नहीं, वो बोला भागो भागो, उनका कोई क्लाइंट व्लाइंट होगा। तो गांधी जी परेशान हो गए, मतलब लिटरली मेंशन है कि गांधी जी को मतलब पॉटी करने के लिए भी जगह नहीं मिला। तो गांधी जी एक चिट्ठी पे लिखते हैं, एक उनका दोस्त था उनके साथ पढ़ा था, जिनका नाम था मजरुल हक। मजरुल हक के आवास पर, जिसका नाम क्या था, सिकंदर महल। मजरुल हक के आवास का नाम था सिकंदर महल। वो बकायदा एक चिट्ठी मंगाते, लिखते हैं, मजरुल हक के पास भेजते हैं। उसमें मेंशन करते हैं कि हम एक ऐसे आदमी के साथ आए हैं जो हमको मतलब समझिए कि शौच करने के लिए भी जगह नहीं रखा है, तो बताओ क्या करना है। तो मजरूल हक उनको बुलाते हैं गांधी जी को। बड़ा खूबसूरत लाइन है, कभी सिलेक्शन में पढ़िएगा, मजा आएगा। तो गांधी जी के कलकत्ता आगमन के बाद मजरूल हक के आवास पे रुकते हैं, और मजरूल हक के आवास के रुकने के बाद ये अगले दिन यानी कि 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर रवाना हो जाते हैं। जेबी कृपलानी अपने छात्रों के साथ इनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। लेकिन याद रखिएगा रुकते हैं कहां पर हैं, तो एक प्रोफेसर मैकेनी थे, प्रोफेसर मैकेनी, इनके घर पे रुकते हैं। इन्हीं के घर पे इनकी मुलाकात मंगवाते हैं, चंपारण से रिलेटेड जितना डॉक्यूमेंट है उन सारे डॉक्यूमेंट को मंगवाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो थे कैथी लिपि में थे, कैथी लिपि और उर्दू में लिखे गए थे। उस समय में बिहार में कैथी लिपि और उर्दू चलती थी, तो उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक वकील को बोलते हैं जिनका नाम होता है रामनवमी प्रसाद। इस नाम को याद रखिएगा, रामनवमी प्रसाद। रामनवमी प्रसाद को बताते हैं कि भाई चंपारण में समस्या, और सब लोग भली भांति अवगत थे। तो रामनवमी प्रसाद को बोलते कि हम तुमको पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम वॉलेंटरी अगर करना चाहो तो इसको ट्रांसलेट कर दो मेरे लिए तुम इंग्लिश में, या फिर इसको ट्रांसलेट कर दो मेरे लिए तुम हिंदी में। तो इंग्लिश में रामनवमी प्रसाद जो है कैथी और उर्दू में जो डॉक्यूमेंट था इसको ट्रांसलेट करते हैं। और ट्रांसलेट करने के बाद गांधी जी जो है बिहार के प्लांटर एसोसिएशन, जिनका नाम था जेएस विल्सन, ठीक है, जेएस विल्सन जो है प्लांटेशन एसोसिएशन का हेड होता है, इससे मुलाकात करते हैं। यहां से कुछ बात नहीं बनता है। तो तिरहुत के कमिश्नर थे एल एफ मॉर्सेट, ठीक है। तिरहुत के उस समय में कमिश्नर थे, तिरहुत के कमिश्नर थे जिनका नाम क्या था, एल एफ मॉर्सेट। इनसे मुलाकात करते, लेकिन यहां भी कुछ बात नहीं बनता है। फिर अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वो मोतिहारी तक खबर भेज देते हैं कि गांधी जी आए, सारी चीजें। अब मोतिहारी में इसी बीच में क्या लग जाता है, तो सेक्शन 144 यानी कि समझिए कि धारा 144 कर्फ्यू लग गया। गांधी जी फिर भी जाते हैं और बोलते कि भाई ये मेरा देश है, तुम हमको कैसे यहाँ आने से रोक सकते हो। तो गांधी जी को बोलता है अरे क्या आप जाइए दिल्ली उल्ली की राजनीति के लिए, क्या देहात में आ गए हैं, अंग्रेज तो हल्के में लिया। गांधी जी बोले तुमको इतना मार मारेंगे, ऐसा बोले नहीं लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि भाई तुम कैसे हमको रोक सकते हो, हमारा देश है। और गांधी जी वहां पे आते हैं, गांधी जी की गिरफ्तारी भी होती है, और 100 रुपया का गांधी जी को बोला जाता है फाइन देने के लिए। गांधी जी फाइन देने से मना करते, बोलते हम क्यों दे फाइन, हमारा देश है, हम क्या गलत किए हैं ऐसा। तो इस प्रकार से गांधी जी ने एक कानून को तोड़ा। कानून क्या था कि 100 रुपए का फाइन, बोला कि गलत है, अमानवीय कानून है, और इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट पीडीएम। और इस कर्फ्यू का कोई सब उल्लंघन करने लगे, और समझिए कि पूरा जेल के आगे, पूरा मजिस्ट्रेट के आगे पूरा गांव वाला भीड़ इकट्ठा हो गया, और इतना जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गया कि अमूमन जज को पैसा देना पड़ा और गांधी जी को छोड़ना पड़ा कि बापू बहुत बड़ा गलती हो गया। और इसके बाद अल्टीमेटली जो है राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, शंभू नारायण, सब गांधी जी के सहयोगी जो है पहुंच जाते हैं। गांधी जी 19 अप्रैल 1917 को, गांधी जी के बारे में बताते चले कि गांधी जी क्या करते हैं, तो 19 अप्रैल, देखिए देखें 18 अप्रैल न्यायालय में पेशी, 19 अप्रैल को इनको क्या करते हैं, 19 अप्रैल को क्या करते हैं कि 19 अप्रैल को 500 पीजेंट्स जो है, 500 पीजेंट्स जो है, इन 500 पीजेंट्स का एक्टिव कर देते हैं। उसी बीच में एक और प्लांटर होता है, एक प्लांटर होता है जिसका नाम क्या होता है, इरविन। ये प्लांटर होता है, खचरा होता है। इरविन का प्लान बनाता है गांधी जी को मारने का। तो इरविन गांधी जी को लंच पे बुलाता है, डिनर पे। इसका एक कुक होता है जिसका नाम होता है बतख मियाँ। अभी जो बतख मियाँ है, इसको बोलता है कि तुम दूध में जहर मिला के गांधी जी को दे दो। अब बतख मियाँ भाई समझ रहा था, तो बतख मियाँ क्या किया, राजेंद्र बाबू को बोल दिया कि भाई ऐसी सी बात है। राजेंद्र बाबू गांधी जी को मना कर दिए, और फिर गांधी जी की जान बच गई। ये भी क्वेश्चन कई बार बन रखा है कि कौन गांधी जी की जान बचाया, तो बतख मियाँ जो है गांधी जी की जान बचाए।
और आगे जाकर के इनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अंग्रेज लोग इनको बहुत टॉर्चर करता है। हालांकि आजादी के बाद राजेंद्र बाबू इनको पहचान लेते हैं और इनको बहुत सारा जमीन उमीन जो है ये दे देते हैं। अभी भी हम कुछ दिन पहले केस सुने थे कि इनका खानदान वाला अभी भी क्लेम कर रहा है कि भाई उस समय जो जमीन बोला गया वो हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। तो खैर मिल जाना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को कि जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान, मतलब समझ रहे हैं, गांधी जी को खत्म करने का प्लान था। गांधी जी की जान बचाई किसने? तो बतख मियां ने। ठीक है। अब इसके बाद गांधी जी पहुंचते हैं। तो बाबू राम दयालु प्रसाद जो है ये आपके गांधी जी के लिए, बाबू राम दयालु प्रसाद, एक नाम को याद रखिएगा, सेठ थे। बाबू राम दयालु प्रसाद, ये गांधी जी के लिए रहने का पूरा व्यवस्था और उनकी टीम के लिए पूरा रहने का व्यवस्था। ये बतख मियां वाला इंसिडेंट जो आपको बताया कि गांधी जी के, मतलब कि जान गांधी जी का बचा देते हैं, इरविन नाम का एक व्यक्ति होता है। और फिर उसके बाद जो है गांधी जी 20 तारीख को, फिर उसके बाद क्या होता है, तो गांधी जी 20 तारीख को क्या करते हैं, तो 20 अप्रैल को, 20 तारीख को गांधी जी क्या करते हैं, तो सीएफ एंड्रू के जो कलेक्टर होते हैं उनसे मिलते हैं। सीएफ एंड्रू जो कलेक्टरेट में होते हैं उनसे मिलते हैं। और उस समय में डब्ल्यू जे हार्डकॉक जो है ये बेसिकली मजिस्ट्रेट थे। ठीक है। तो उनसे भी इनका बात कुछ नहीं चलता, वो भी गांधी जी को हल्के लेते हैं। फिर गांधी जी, मतलब कि इन गांधी जी को मौका मिलता है कि ठीक है आप एक काम कीजिए, आपके लिए हम चंपारण कमेटी बनाते हैं। और उस चंपारण कमेटी के बाद अंतत्व गत्वा हम कह सकते हैं कि चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनती है। और इस चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी में गांधी जी 8,000 किसानों के साथ मिलकर के पूरा का पूरा रिपोर्ट करते हैं। और मई 1917 में गांधी जी और उनकी टीम ने किसानों का बयान दर्ज किया और एक विशाल अभियान चलाया। और इसका ऑब्जेक्टिव था लगभग 8,000 किसानों के विस्तृत बयान दर्ज किए जाएं ताकि बागान मालिकों के खिलाफ एक जो है एविडेंस बेस्ड मामला बनाया जा सके। और पूरे अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज को प्रस्तुत किया। आपको बताते चलें कि इस बीच में हसन अली इमाम, एक नाम याद रखिएगा, हसन अली इमाम, ये क्या थे, मॉडरेट लीडर थे। तो हसन अली इमाम मॉडरेट लीडर थे, तो एक्सट्रीमिस्ट टाइप की चीजों को नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने गांधी जी को रुपए भेजे कि भाई गांधी जी हम आ तो नहीं सकते लेकिन मेरा योगदान जो है आपके लिए इसमें है, तो हम जो है मेरी तरफ से जो भेंट है इस भेंट को आप स्वीकार कीजिए। और जिसके बाद अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ पैसे भेजे। और ऑब्वियस सी बात है कि गांधी जी इसी बीच में आपके 4 जून 1917 को रांची भी जाते हैं, क्योंकि उस समय में जो एलजी थे 4 जून 1917 को, एडवर्ड गेट नाम था उनका, नाम याद रखिएगा, एडवर्ड गेट, इनसे मिलने के लिए रांची पहुंचते हैं। और रांची पहुंचने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एडवर्ड गेट, इनसे मिलते हैं और इनको सारी चीजों को बताते हैं। और जिसके बाद अल्टीमेटली जो है चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट बनता है। और इसमें गांधी जी के जो सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्ना नारायण सिन्हा जिनको बिहार विभूति कहते हैं, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, शंभू शरण वर्मा, रामनवमी प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, धरणीधर, बाबू गंगा प्रसाद, इस प्रखर स्थानीय नेताओं ने जमीनी स्तर पर डेटा संकलन और जन संकल्प का नेतृत्व किया, जो आगे जाकर के राष्ट्रीय राजनीति में एक स्तंभ के रूप में और ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे विद्रोह को किया जाता है, ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी बातों को कैसे रखा जाता है, इसको किया। और जिसके बाद एक फैसला होता है, चंपारण एग्रीगेरियन इंक्वायरी कमेटी गठित होती है कब, 10 जून 1917 को, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, एफजी सलाई। एफजी सलाई कौन थे, तो मध्य प्रदेश के उस समय में आयुक्त थे, यानी कि कमिश्नर थे, ये बेसिकली होते हैं। और किसानों के प्रतिनिधि महात्मा गांधी जो हैं, किसानों के प्रतिनिधि जो महात्मा गांधी हैं, ये भी इसमें होते हैं। याद रखिएगा, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है क्या गांधी जी इसके मेंबर थे? हाँ, गांधी जी जो थे, अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी जो थे वो क्या थे, तो गांधी जी इसके जो थे बाबू, याद रखिएगा, गांधी जी इसके क्या थे, तो मेंबर के रूप में गांधी जी इसके जाने जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इस मेंबर में, इस टीम में और कौन कौन थे, तो इस टीम की बात जब हम करते हैं तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो अन्य सदस्य एलसी अडानी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड, जी रैनी, ये सब क्या थे, ये थे। और चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी 10 जून 1917 को गठित होती है। और अल्टीमेटली जो है ये अपना फाइनल रिपोर्ट जो है 10 अक्टूबर 1917 को तैयार करती है। और प्रस्तुत कब करती है, तो 4 अक्टूबर 1917 को ये फाइनल रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करती है। और जिसके पश्चात हम कह सकते हैं कि 4 ऑफ मार्च 1918 को चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट आता है। अब देखिए, गांधी जी अंग्रेजों को बताना चाहते थे तुम गलत किए, समझिए, अंग्रेजों से। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, जो पैसा हुआ हुआ, तुम एक काम करो, 25% रिटर्न दो हमको वापस। सिर्फ इसलिए रिटर्न दो कि तुमको तुम्हारी गलती का एहसास हो। तो 25% रिफंड गांधी जी करवा देते हैं सारे लोगों को। और साथ ही साथ जो है जितने भी तुम अमानवीय टैक्स लगाए हो, इस सारा का सारा अमानवीय टैक्स जो है, ये सारा का सारा अमानवीय टैक्स तुम्हारा खत्म हुआ। और आपको बताते चलें कि जो जो आपका पहले दिन आपको बताए थे चंपारण में अंधेरा नाम से जो आर्टिकल छपा था, उसी प्रताप अखबार में छपा एक आर्टिकल जिसका नाम था चंपारण का उद्धार। देख रहे हैं, फ्रॉम चंपारण का अंधेरा टू चंपारण का उद्धार, कितना जबरदस्त है। जो प्रताप अखबार है
वो पहले चंपारण में अंधेरा आर्टिकल को छापा था, अब वही जो है अगले दिन यानी कि 4 जब चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट आता है तो उसके बाद चंपारण में उद्धार नाम से एक आर्टिकल को छापता है। तो यही ऑब्वियस सी बात है, 1917 से पहले तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पे नील अनिवार्य थी। अब एक सदी पुरानी जो तिनकठिया प्रथा है उसको जो है क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। दैनिक जीवन पर 40 से 50 प्रकार के अवैध कर थे, उसको खत्म कर दिया जाता है। लगभग सभी अवैध करों को शून्य घोषित कर दिया जाता है। शहर बेसी और तनाव के रूप में भारी आर्थिक ब्लैकमेल, बगान मालिकों द्वारा अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस रिफंड करने की यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो गांधीवादी युग का, यहाँ से एक अलग शुरुआत होता है गांधीवादी युग का। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो गांधीवादी युग की शुरुआत की बात जब हम लोग करते हैं तो यहाँ से गांधीवादी युग की शुरुआत होती है और एक स्थानीय जो है किसान आंदोलन ने बिहार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में लाके खड़ा किया और इस प्रकार से एक प्रकार का हम कह सकते हैं इकोनॉमिक विक्ट्री होता है। एक मेट्रोलॉजिकल विक्ट्री भी होता है कि सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट और डेटा संचालित अहिंसक प्रतिरोध का पहला सफल और अचूक अचूक प्रयोग होता है। चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट ने किसानों को एक सदी पुरानी संस्थागत शोषण नीति से किया और इसका एक फिलोसफिकल है। इसी आंदोलन के अभूतपूर्व सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मतलब समझिए चंपारण की धरती में ये ताकत थी कि चंपारण की धरती में ये ताकत थी कि गांधी जी वहां जाते और वहां से जब निकलते तो महात्मा के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा बियॉन्ड सत्याग्रह भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते चले 8 नवंबर 1917 को जब गांधी जी जाते हैं, फिर वापस जब आते हैं तो अपने साथ महाराष्ट्र और गुजरात के बहुत सारे वॉलंटियर्स को लेके आते हैं, जो कि मोस्टली जो है हेल्थ एंड सेक्टर पे लोगों को हेल्थ एंड हाइजीन एजुकेशन का मतलब समझाने, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन की खास बात होती है कि वो एसटीएस मेथड करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, क्रूज करते हैं और स्ट्रगल करते हैं, तो इस एसटीएस मेथड के साथ चलते हैं। और इन्होंने इसी क्रम में पहला स्कूल 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल इन्होंने ओपन अप किया। और जो पहला स्कूल था ये कहाँ, बरहवा लखनसेन गांव में, याद रखिएगा बरहवा लखनसेन में गांव में, जो कि मिस्टर एंड मिसेज बब्बन गोखले उसको करते थे, मिस्टर एंड मिसेज बब्बन गोखले जो है ये इसको संचालित करते थे, तो ये इसकी खास बात थी। इसके अलावा आपको बताते चले दूसरा स्कूल अगर बात करते तो पिपराम में, तीसरा स्कूल आपके बताते चले तलखौला में, चौथा स्कूल बेलवा में। इसके अलावा पहला गर्ल स्कूल यहाँ पे ओपन अप होता है जहाँ पे भिथरवा गांव में आपको बताते चले, जो भिथरवा गांव है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो तो माफ कीजिएगा, भिथरवा गांव में पहला गर्ल स्कूल जो कि 40 गर्ल्स का एक स्कूल था। तो इस एरिया का समझिए कि एक पूरा का पूरा उद्धार गांधी जी कर देते हैं, तो इसीलिए आर्टिकल छपता है चंपारण में, जो पहले अंधकार था अब चंपारण में उद्धार के नाम से आर्टिकल छपता है। तो चंपारण ने दुनिया को यह साबित कर दिखाया कि ठोस तथ्य, अडिग सत्य और अहिंसा के सामने सबसे क्रूर साम्राज्य को भी झुकना पड़ता है। एंड चंपारण प्रूव दैट, इस आप कंक्लूजन में डालेंगे कभी मेंस में लिखेंगे तो, चंपारण प्रूव टू द वर्ल्ड दैट इवन द मोस्ट ब्रूटल एम्पायर must bow before hard fact, unyielding truth and non violence, and this is how कि हम आपको पढ़ाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी जन हमारे पेड बैच के साथ इनरोल करना चाहते हैं तो वी हैव वेरियस पेड बैचेज हमारे पास। ये तो बस मैं आपको एक झोंका बताया, एक्चुअल में चंपारण सत्याग्रह को पूरा पढ़ाने में हम कम से कम 3-4 घंटा तो लेते हैं, 2 क्लास तो हम लेते ही हैं, 2 घंटा का मतलब 2-2 घंटा का 2 क्लास लेते हैं। तो आप में से कोई भी जन अगर 73rd बीपीएससी फाउंडेशन या 74th बीपीएससी फाउंडेशन करना चाहता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो ये मेरा डायरेक्टली नंबर है 8789847319, इस पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। या फिर कोई बच्चा अगर 72nd का प्रीलिम्स का केवल करना चाहता है या 72nd का केवल मेंस का करना चाहता है तो भी दे कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप ऑन माई नंबर। अब हमारे बैच में क्या खास बात है, जो प्रीलिम्स मेंस का अलग अलग बैच है आपको बताते चले कि जो प्रीलिम्स का बैच है, प्रीलिम्स का जो बैच है वो कितने का पड़ता है, तो केवल प्रीलिम्स लीजिएगा 4500, मेंस लीजिएगा, केवल मेंस लीजिएगा तो मेंस का आपको पड़ जाता है कितना का, तो 6999 का। और इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस साथ ही साथ में किताब, एनसीईआरटी, इसके अलावा आपको इसमें 2 महीने का एमसीक्यू बैच, गाइडेंस प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटरशिप, 10 किताबों का सेट आपके घर तक, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, 5100 एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, जितना भी हमारा कॉम्बो है वो सब कुछ आपको मिल जाता है कितना, तो 13,000 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो एक बार आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा सो दैट कि हम आपको अपने मेंटरशिप में ले सके। मेरे मेंटरशिप में आप देखिए हर टाइप का हैंड रिटेन नोट्स, हर टॉपिक का देखिए मेंस में कैसे लिखा जाता है, क्या स्ट्रक्चर तरीका होता है मेंस के आंसर राइटिंग लिखने का, इस सब कुछ इसमें हम आपको बताते हैं।
साथ ही साथ आपको बताते चलें, हर टॉपिक का आपको इसमें हैंड रिटेन नोट्स मिल जाता है। आप देखिए जैसे पॉलिटी जैसे हास आप सब्जेक्ट को भी देखिए, तो हर टॉपिक का इसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाता है। इस बैच में अब क्या खास है, तो आपको बताते चलें कि हम लोग का एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है, जैसे लेट अस सपोज कि हम आपको चंपारण सत्याग्रह टॉपिक को पढ़ाएं, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, बैच में पढ़ाएं, तो हम आपको उसमें 4 घंटा लेते हैं चंपारण सत्याग्रह पढ़ाने के लिए। हिंदी का बैच हमारा अलग है, इंग्लिश मीडियम का बैच हमारा अलग है। आपको क्लास नोट्स बोर्ड वर्क के साथ करवाएंगे। बोर्ड वर्क के साथ जब आपका क्लास नोट्स होगा, बोर्ड वर्क में कोई पीपीटी नहीं, बोर्ड वर्क के साथ क्लास नोट्स। उसके बाद आपको क्रक्स मटेरियल, हैंड रिटेन नोट्स, आपको एक मेंटर असाइन होगा जो आपको दे देगा। एमसीक्यू आप इस बैच का बनाएंगे इस टॉपिक से, फिर उसके बाद मेंस का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद सैंपल आंसर आपको देगा। आप उसको देख कर लिखेंगे, आप चेक करेगा मेंटर, मेंटर चेक करने का सुधार करेगा, आप उसको दोबारा लिखेंगे। और आप अगर मेरे मेंटरशिप में, आदि लाइव मेंटरशिप में, तो मैं जो है आपके इस टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स आपको दूंगा और आपकी कॉपी को चेक करूंगा। इस टाइप से आपका चंपारण सत्याग्रह का प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार होगा। और इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग 900 प्लस टॉपिक और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को अच्छे से कवर अप कराते हैं। और इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से आपको कवर अप कराने के लिए हमको 6 से 8 महीने का वक्त लगता है। ये फाउंडेशन की बात बता रहे हैं। कोई बच्चा जो 70 सेकंड के साथ करना चाहता है इसमें इनरोल, तो 70 सेकंड का पीटी वाला बैच भी इसमें इंक्लूड करा देंगे, कोई आपको एडिशनल चार्ज नहीं करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको हम एनसीईआरटी का इसमें रिकॉर्डेड बैच देते हैं। एनसीईआरटी आप सबने पढ़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन कोई खत्म नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है एकेडमिकली क्लास 6 से 12 के लिए बनी है, लेकिन उसको कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें आपको देते हैं ताकि आप कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें। साथ ही साथ हम लोग इसमें आपको जब 4 महीना आपका बचेगा तो प्रीलिम्स का डेडिकेटेड बैच देंगे, 2 महीना बचेगा तो एमसीक्यू का बैच और 51 एमसीक्यू का प्रैक्टिस। 10 किताबों का हार्ड कॉपी में जो कि प्रीलिम्स मेंस होगा वो आपके घर तक पहुंचता है, जो कि बहुत शानदार किताब है। क्योंकि मार्केट में जाएगा सारी किताब यूपीएससी सेंट्रिक है, लेकिन बीपीएससी सेंट्रिक किताब हम आपको देते हैं। साथ ही साथ आपको मेरा हैंड रिटेन नोट्स में मिल जाता है अगर आप आदि लाइव कोड के साथ इस बैच में इनरोल करते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 87, दूसरे कलम से लिख देते हैं, 8789847319, ठीक है, तो 8789847319 व्हाट्सएप कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ये पूरा का पूरा आपका प्रीलिम जैसे ही क्लियर हुआ तो 100% स्कॉलरशिप के साथ आपका पूरा का पूरा फी जो है रिफंड करा देते हैं। इसके अलावा बाबू जब आपका पूरा फी रिफंड हो जाता है तो फी रिफंड होने के बाद हम लोग इसमें डेडिकेटली, क्योंकि आपने ऑलरेडी हर टॉपिक का आंसर राइटिंग कर रखा है, 4 महीने का डेडिकेटली आंसर राइटिंग सेशन, फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इस बीच में आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाता है, रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच भी ताकि आप अलग डायमेंशन से कर सकें। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बैच इसमें मिल। हमारे इस इंडिपेंडेंट वीक में इस टाइप की सीरीज जो है आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेड बैच के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर और सही अंदाज में करना, तो आप सभी लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं हमारे फ्रीडम डे के इस उपलक्ष्य में एक हमारा फ्रीडम छूट। दोस्तों, हम लोग आजाद भले ही 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों से हुए, लेकिन अगर हमें वास्तविक में विश्वगुरु बनना है तो सही दिशा में शिक्षा, सही दिशा में एक सही टेम्परेचर में एक सही टेम्परेट के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आपका आगे बढ़ना, सिर्फ आपका आगे बढ़ना नहीं, आपके साथ आपका परिवार, आपका राज्य, आपका जिला, आपका देश भी आगे बढ़ेगा। तो आपके इसी उपलक्ष्य में आपको मदद करने के लिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम और बीपीएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं हमारा फ्रीडम छूट। अभी हमारा फ्रीडम छूट क्या है, तो इसमें आपके हमारे जो भी बैच हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंग्लिश मीडियम का बैच है जो बेसिकली बाइलिंगुअल है, यानी कि आरंभ बैच, या फिर हमारा हिब्युदय बैच जो कि हमारा फाउंडेशन बैच है 73rd और 74th बीपीएससी के बच्चों को टारगेट करता है हिंदी मीडियम में। आलेखन बैच जो 72nd बीपीएससी मेंस के बच्चों को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, सारथी बैच जो एमसीक्यू का बैच और निर्णायक बैच जो हमारा टेस्ट सीरीज है, इन सब में आपको विशेष छूट मिलेगा। आपको बताते चले, हमारा आलेखन बैच आपको 6,999 में, जो कि मेंस का पूरा एकदम फुल्ली हम कह सकते हैं कि डेडिकेटेडली आपका आंसर राइटिंग का बैच है। हमारा क्रैश कोर्स जो है प्रीलिम्स का, ये 4500 में आपको मिल जाता है। साथ ही साथ हमारा फाउंडेशन बैच अगर आप लेते हैं तो ये सारे के सारे बैच इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच 13,000 में आपको मिल जाता है हमारे इस फ्रीडम के उपलक्ष्य में, और जो हमारा हिंदी मीडियम का बैच है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। तो आदि लाइव कोड लगा करके आप मेरे मेंटरशिप में जुड़ सकते हैं। अगर आपको बैच से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का जानकारी चाहिए, मेरा नंबर है 878984
7319 आप इस पे हमको व्हाट्सएप कर देंगे। इसके अलावा मेरे भाई आपको बताते चलें कि आपको मेरे मेंटरशिप में आइएगा, आदि लाइव के थ्रू आइएगा, तभी आपको ये सब फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें मैं आपको हर एक टॉपिक का आंसर राइटिंग, लिखना, बताना, समझाना, कैसे स्ट्रक्चर किया जाए वो सब बता देता हूँ। क्योंकि मैं आपको कई बार बता रखा हूँ, जो शिक्षक, जो संस्थान आपको मेंस आंसर राइटिंग की तरफ प्रेरित नहीं कर रही है, वो महज आपको बीपीएससी का तैयारी, सिविल सर्विस का तो नहीं करा रही है, वो पता नहीं किसी और का करवा रही है। लेकिन आपको अगर बीपीएससी एग्जाम निकालना है तो आंसर राइटिंग आपको करना ही होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत 8789847319 एक बार हमको व्हाट्सएप कीजिएगा और मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आपको ही मिलेगा। दिस इज हाउ वी चेक योर आंसर। और हम वो संस्थान है जो हम चाहते हैं कि आप एग्जाम को क्लियर करें, इसलिए हम आपके आंसर राइटिंग हो या हर एक पहलू हो, उन सब के ऊपर विशेष ध्यान करते हैं। आप अगर मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको हर एक टॉपिक का आंसर राइटिंग जो है, नोट्स जो है, मैं अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करा देता हूं। आप देखिए, मुझे तो आंसर राइटिंग नहीं लिखना है, लेकिन आप देखिए हर एक टॉपिक का आप देखिए कि आंसर राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड है, दिख रहा होगा आपको। हर एक टॉपिक का प्रीलिम्स का नोट, मेंस का नोट्स आप देख सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी जैसे वास्ट सब्जेक्ट को भी अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट। देखिए हिंदी में भी नोट्स है आपके, कैसे फोटो बनाया जाए, कैसे डायग्राम बनाया जाए, इंग्लिश में भी नोट्स है। ठीक है, मेंस में अगर आप देखेंगे, मेंस वाले कॉलम में जाकर के, तो ये आपको मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत ही मिलता है। आप देखिए कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या पॉलिटी का, कैसे आपके फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे आपके डायग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसके पीछे का पैमाना है, कैसे ग्राफ बना करके आंसर को सुंदर बनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे का है। तो ये सब कुछ जो है हम लोग आपके समक्ष करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच में है क्या। तो जैसे लेटर सपोज कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, सीडीएम इन बिहार, कैसे हमारा सिस्टम समझिए। अब इस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश मीडियम में नोट्स, क्लास नोट्स बना। उसके बाद आपको इस बैच में मिलता है एक मेंटोर। मेंटर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करवाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड क्रक्स मटेरियल देगा, इस टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटेन नोट्स देगा। देन उसके बाद यू विल रियलाइज कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो देगा विद सैंपल आंसर। आप उसको देखेंगे, लिखेंगे, एंड लिखने के बाद आपका वो कॉपी चेक करेगा। आपकी उस कॉपी को चेक करने के बाद आप आदि लाइव कोड लगाए हैं अंडर माय मेंटरशिप, तो मैं वो आपको सुधार करके देगा। आप दोबारा लिखेंगे, हम आपके कॉपी को चेक करेंगे और अपना हैंड रिटेन नोट्स इस टॉपिक से रिलेटेड देंगे। इस टाइप का आपका सिविल डिसीजन मोमेंट का प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार का तैयार होगा, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और कुछ इसी टाइप से हम लोग 900 प्लस टॉपिक्स को और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को बिल्कुल अच्छे से आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कवर अप कराते हैं अगले 6 से 8 महीने। ऐसे बच्चे जो 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं तो उनको प्रीलिम्स का कोर्स में इसमें इंक्लूड करा देंगे। बाकी जो 73वीं 74वीं वाले बच्चे हैं उनको एग्जाम से 4 महीना पहले डेडिकेटली हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम से 4 महीना पहले प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स देते हैं, 2 महीने का एमसीक्यू बैच, साथ ही साथ एनसीईआरटी का भी रिकॉर्डेड कोर्स इसमें आपको मिल जाता है। मेरे भाई आपको बताते चले, एनसीईआरटी आप सबने पढ़ने का प्रयास किया होगा लेकिन कोई खत्म नहीं कर पाया। कारण, क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6 से 12 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें आपको देते हैं। साथ ही साथ आपको 5100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन इसमें मिल जाता है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपका प्रीलिम्स तो डेफिनेटली निकलेगा। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकला, 100% स्कॉलरशिप के साथ आपको हम पूरा का पूरा फी रिफंड कर देते हैं। बिल्कुल सही, प्रीलिम्स निकलने पे 100% स्कॉलरशिप के साथ आपका पूरा का पूरा फी रिफंड। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, तो आपको मेंस का डेडिकेटली 4 महीने का डेडिकेटली आंसर राइटिंग, क्योंकि आपका पूरा टॉपिक मेंस का भी कंप्लीट है, डेडिकेटली आंसर राइटिंग। उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इतना सब कुछ आपको इस बैच में मिलता है। तो अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे करेंगे, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप जैसे गए, यहाँ पे जाने के बाद आपका स्टेट पीसीएस में बिहार, बिहार में देखिए आरएम बैच, इसमें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपके समझ कोड आएगा, तो कोड आपको क्या लगाना है, ADILIV, याद रखिएगा। कोड आप आदि लाइव ही लगाएंगे, ठीक है, प्लेटिनम वाला ही बैच लेंगे, यहाँ पे अपना लैंग्वेज चुन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोड आपको क्या लगाना है, ADILIVE ही लगाना है, ठीक है। और आप जो है ये आपको 13,000 में मिल जाएगा हमारे ऑफर में। और आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319, ठीक है, 8789847319। आपको मेरे मेंटरशिप में चाहिए तो इस पे हमको एक बार व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप मिला ही नहीं, ठीक है। 8789847319। बाकी अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो जो नंबर है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। ये नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, नीचे जो चल रहा है 9289996924, 9289996924, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। और व्हाट्सएप करके इस चीज को क्लियर बोल दीजिएगा कि भाई हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने अच्छे से एंजॉय किया। अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।